हेलो। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड में समाजशास्त्र विषय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अध्याय है जनजातीय आंदोलन, यानी कॉलोनियल तथा जो स्वतंत्रता पश्चात के बाद की जो अवधि है उस समय आंदोलन का जो स्वरूप था जनजातियों के द्वारा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आंदोलन एक तरह से सामूहिक व्यवहार का स्वरूप है और ये उद्विकास, प्रगति और विकास की भांति ही एक तरह से परिवर्तन का एक ढंग भी कह सकते हैं। मानव अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति दो प्रकार से कर सकता है, एक तो व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर। सामूहिक तौर पर व्यक्त जो किया गया व्यवहार है वो या तो समाज व्यवस्था का पोषक होता है या उसका विरोधी होता है। तो आंदोलन का जो संचालन है समाज तथा संस्कृति में जो नवीन परिवर्तन लाने के लिए या नवीन परिवर्तनों का विरोध करने के लिए होता है। जो आंदोलन का जो उद्देश्य होता है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में या तो कुछ आंशिक या आमूलचूल परिवर्तन लाना ही हो सकता है। बाकी शताब्दियों की तुलना में अगर देखें तो 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुए और इसी शताब्दी में रसिया और चाइना में भी बड़े पैमाने पर क्रांतियाँ हुई। इटली में पासीवाद, जर्मन में नाजीवाद का जो उदय हुआ है, ये सब इसी के उदाहरण हैं। कई राष्ट्रों ने तो साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए यानी स्वतंत्र होने के लिए भी आंदोलन की। आधुनिक समाज जो है वह अधिक चेतन है और गतिशील होने के लिए आंदोलन की ओर ही वह आकृष्ट होते हैं। वर्तमान समय में अनेक मजदूर भी जो है उन्होंने भी आंदोलन हुए, मजदूरों में हुए। फ्रांस, रूस और चाइना की जो क्रांतियों का उद्देश्य भी राजनीतिक सत्ता में जो चेंज लाना था, परिवर्तन लाना था। भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उन सब का उद्देश्य भी धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन व सुधार लाना था। असम में छात्रों के द्वारा संचालित जो आंदोलन का उद्देश्य था वहाँ से वह विदेशियों को निकालने का रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उसमें भी बिरसा जो आंदोलन है तथा भगत आंदोलन है, वीर सिंह आंदोलन है। इसी पर राजस्थान के भीलों द्वारा हुए भगत आंदोलन का जो उद्देश्य है वह जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाने का था, साथ ही कुप्रथाओं से मुक्ति पाने का था। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय एकता का भी संचार किया और देश को जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए भी देशवासियों में चेतना जागृत हुई। उसी का परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसी प्रकार से कबीर, नानक, तुकाराम, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का जो उद्देश्य है वो भारतीय समाज में प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, अंधविश्वास है, उनको दूर करके एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज की स्थापना करने का रहा है। किसी भी समाज में जो आंदोलन तब पैदा होता है जब वहाँ के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। कई बार आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी आयोजित होता है। सामान्यतः आंदोलन का पीछे कोई विचारधारा अवश्य होती है। किसी भी आंदोलन का जो प्रारंभ पहले असंगठित रूप से होता है, धीरे धीरे उसमें व्यवस्था तथा संगठन पैदा होता है। तो आंदोलन के जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे ने रुचि परिवर्तन का प्रयास किया और जबकि वर्तमान समाजशास्त्री जो है आंदोलन को
परिवर्तन उत्पन्न करने या उसे रोकने के प्रयास के रूप में देखा है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि आंदोलन किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा हार्टन एवं हंट ने भी लिखी थी, और एक लिखा था, परिभाषा लिखते हुए लिखा था कि आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, ये हंट ने कहा था। इसी प्रकार थियोडोरसन ने भी लिखा कि आंदोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है, जिसमें परिवर्तन लाने अथवा इसका विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संगठित अथवा जागरूक किया जाता है, ये थियोडोरसन ने कहा। इसी प्रकार कैमरॉन ने भी लिखा था, आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरे को स्थापित करने के लिए एक साथ बन जाते हैं। तो ये सब परिभाषाओं से तो ये स्पष्ट ही है कि आंदोलन का जो उद्देश्य होता है, समाज अथवा संस्कृति में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना या परिवर्तन का विरोध करना होता है। आंदोलन में कई व्यक्ति अनौपचारिक रूप से सम्मिलित होते हैं, यानी कि यह एक सामाजिक क्रिया है, सामूहिक प्रयास है, और प्रत्येक आंदोलन के एक विशिष्ट परिस्थिति की देन के कारण यह होता है। फिर भी आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिससे आंदोलन के बारे में हम और अधिक स्पष्ट समझ सकते हैं। तो आंदोलन की जो मुख्य विशेषता है वह है सामाजिक परिवर्तन का एक स्वरूप। क्यों? आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप माना गया है, ढंग है, स्वरूप है, जिसका उद्देश्य समाज में चेंज लाना होता है या चेंज हुआ उसका विरोध प्रकट करना होता है। ये सब आंदोलन के सफलता पर निर्भर करता है। तो अपने लक्ष्यों के अनुरूप समाज परिवर्तन लाता है। दूसरा जो तत्व वह होता है उसका निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य होता है प्रत्येक आंदोलन का कोई ना कोई, जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोग जागरूक होकर के उसको प्रयास करते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो विशेषता है वह है संकट अथवा समस्या। प्रत्येक आंदोलन का जन्म ही किसी न किसी संकट अथवा समस्या के कारण होता है। जब समाज में कोई स्थिति पैदा हो जाती है ऐसी जिसे लोग अधिक सहन नहीं करते हैं, तो उसे हटा देने या उसके स्थान पर नई व्यवस्था लाने के लिए व्यक्ति मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो संकट एवं समस्या इसका एक तत्व बताया गया। इसी प्रकार सामूहिक प्रयत्न भी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता बताएगी। किसी भी आंदोलन को उसी समय कहा जाएगा जब उसमें समाज में अनेक व्यक्ति शामिल हो। आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असंतुष्ट लोगों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें सामूहिक व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार सामूहिक प्रयत्न है वो भी आंदोलन की एक मुख्य विशेषता है। इसी प्रकार अनौपचारिक संगठन को कह सकते हैं कि प्रत्येक आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है जिसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाती है। नंबर 6, नियोजित प्रयत्न। आंदोलन को विभिन्न चरणों में पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं और अनियोजित प्रयत्न के आधार पर आंदोलन को अधिक समय तक संचालित नहीं किया जाता, इसलिए इसका जो प्रयास होता है वो नियोजित होता है। इसी प्रकार नंबर 7, अवैधता या समाज विरोधी प्रकृति। क्योंकि आंदोलन का जो उद्देश्य होता है वो व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने का होता है या पूर्ण परिवर्तन लाने होता है, जिसको समाज मान्यता नहीं देती, तो आंदोलन को अवैध ही माना जाता है, जिसे समाज विरोधी भी करार दिया जा सकता है। अवैधता और समाज विरोधी प्रकृति इसकी विशेषता बताएगी। इसी प्रकार वैचारिकी। प्रत्येक आंदोलन के पीछे कोई न कोई वैचारिकी या विचारधारा अवश्य होती है। वैचारिकी विश्वासों, मूल्यों, मतों, प्रवृत्तियों का एक संगठन माना गया है जिसमें मानव के भूतकाल के अनुरूप अनुभव होते हैं और इसका प्रयोग वह वर्तमान की किसी घटना की व्याख्या करने या उसे उचित साबित करने के लिए करता है। इसी प्रकार 9, सुधारात्मक प्रवृत्ति भी इसमें देखी जा सकती है। आंदोलन की जो प्रकृति प्रचलित व्यवस्था व संस्कृति में पूर्ण या आंशिक सुधार लाने की होती है, तो इसकी प्रकृति को हम सुधारात्मक कह सकते हैं। अंतिम जो विशेषता है, महत्व है, वह तत्व है, वह है विकास, डेवलपमेंट। प्रत्येक आंदोलन का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है।
अंग्रेजों द्वारा जो किए जाने वाले शोषण है, अत्याचार है तथा स्वतंत्रता पाने की जो लालसा ने ही नेशनल लेवल पर जो आंदोलन को उग्र किया और संगठित किया और असंतोष बढ़ने और संचित होने के साथ साथ आंदोलन भी विकसित हुआ। तो उग्र रूप धारण करता जाता है और कभी कभी आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया जाता है। तब कई बार यह छिन्न भिन्न की स्थिति भी हो जाती है। इस प्रकार से आंदोलन के जो तत्व या मुख्य विशेषताएं हैं ये 10 बताई गई है। इसी प्रकार आंदोलन उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं या कुछ ऐसी स्थितियां हैं, दशाएं हैं जिसके कारण भी आंदोलन हुए हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसको हम उत्तरदायी मान सकते हैं? उसमें पहला कारण है सांस्कृतिक स्रोत, क्योंकि जब संस्कृति में नए मूल्य जन्म लेते हैं और लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन या संशोधन होते हैं तब आंदोलन जन्म लेता है। दूसरा सामाजिक विघटन, समाज में जब विघटन की स्थिति होती है तब भी आंदोलन डेवलप होता है, पैदा होता है। संगठित समाज में आंदोलन नहीं होते क्योंकि वहाँ लोग सुरक्षित होते हैं, वह असंतोष महसूस नहीं करते, परिवर्तन में रुचि नहीं रखते। जब समाज में असुरक्षा, भ्रम या बेचैनी बढ़ जाती है तो निराशा पैदा होती है और आंदोलन जन्म लेता है। तो समाज में विघटन यानी कि जब इसी प्रकार जब गरीबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय या असमानता बढ़ती है तब भी आंदोलन की स्थितियाँ देखने को मिलती है। तो दूसरा कारण सामाजिक विघटन बताया है। तीसरा है सामाजिक अन्याय, जब किसी समाज में लोगों की प्रगति का अवसर उपलब्ध नहीं होता है और लोगों पर अन्याय व अत्याचार किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका शोषण होता है और उस शोषण के कारण उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है। तो समाज में अत्यधिक असमानता उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में लोग आंदोलन की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार जो है समाज में अन्याय की स्थिति भी आंदोलन को प्रेरित करती है। इसी प्रकार सीमांतता, सीमांत व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का आ गया है जो किसी समूह में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, जो स्वयं भी समूह से एकीकृत नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति भी आंदोलन को जन्म देते हैं। अर्थात जो कटा हुआ महसूस करता हो, जिसको किनारा किया हुआ माना जाता हो, समाज से अस्वीकृत माना गया हो, तो ये ऐसी स्थितियाँ भी समाज में आंदोलन को प्रेरित करती हैं। नंबर 5 जो कारण है आंदोलन का वह है सामाजिक पृथक्करण। अनेक अध्ययन से इस बात की तो पुष्टि हो ही गई कि वे व्यक्ति या समूह जो समुदाय से पृथक कर दिए जाते हैं आंदोलन में अधिक भाग लेते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन में तो अधिकतम ऐसे व्यक्ति ही भाग लेते हैं जो समाज द्वारा पृथक कर दी जाती है। तो पृथककरण की स्थिति जो समाज में पैदा होती है वो भी आंदोलन को किसी न किसी प्रकार से पैदा करती है। और नंबर अंतिम कारण है वो है व्यक्तिगत कुसमायोजन। ऐसे व्यक्ति जो समाज में पूरी तरह से समायोजित नहीं हो पाए, जो सामाजिक जीवन से असंतुष्ट हैं, जिन्हें उचित पद प्राप्त नहीं होता है, वे भी आंदोलनकारी होते हैं। तो ये सब दशाएं जो है समाज में आंदोलन को प्रेरित करने के लिए प्रेरित होती है। तो ये कारण जो है 6 कारण जो समाज में आंदोलन पैदा करते हैं। तो इस प्रकार समाज में जो जनजातीय आंदोलन की स्थिति है, जिस प्रकार से उसकी विशेषताएं 10 बताई गई है, उसके कारण या ऐसी दशाएं जो बताई गई है जिससे समाज में आंदोलन हुए, ये मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया। थैंक यू, धन्यवाद।